नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और इन चारों सीटों पर आरजेडी को मात देने के लिए विपक्ष ने एड़ी चोटी एक कर दिया है और इन 4 सीटों में रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी में सबसे ज़्यादा हॉट सीट है बेलागंज। ये सुरेंद्र यादव का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ को ढहाने के लिए एनडीए के तमाम नेता लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि इस बार अगर ये गढ़ नहीं ढहा तो फिर कभी नहीं। यही हाल 3 दूसरे सीटों का है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की क्या है स्थिति। सर, बिहार की जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये चारों सीट जो है समझिए कि भविष्य तय करेगा कई पार्टियों का। एनडीए गठबंधन का भी भविष्य तय करेगा, इंडिया गठबंधन का भी, और एक नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर पांडे की, उसका भी भविष्य तय करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी भविष्य तो प्रशांत किशोर पांडे की ही खतरे में नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि 200 सीट जीतेंगे और उपचुनाव की चारों सीटें जीतेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक कोई एक भी सीट जीतने की संभावना दिख रही है। हालांकि वो एड़ी चोटी एक कर दिए हैं, पूरी फौज उन्होंने उतार दी है और प्रचार में उनके आगे कोई नहीं अभी टिक रहा है, पैसा खर्च में या प्रचार के मामले में हो। और पूरा धन बल से लेकर जन बल सब कुछ उन्होंने लगा दिया है। एक बेलागंज में ही है उनके का जो कैंडिडेट है, उनके अमजद साहब, उनको वोट आने की संभावना कुछ है, जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ वोट वो कुछ लाएंगे वोट। अगर प्रशांत किशोर पांडे के किसी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आएगा तो वो बेलागंज में ही आएगा, और बाकी जगहों पर मुझे नहीं लगता है कि कोई ख़ास असर होगा। आप रामगढ़ में ले लीजिए तो रामगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि 2-4 हज़ार से ज़्यादा वोट आएगा। चाहे तरारी ले लीजिए तो वहाँ भी वही स्थिति है, जमानत भी बचा ले तो बहुत हो। और इमामगंज आ जाइए तो इमामगंज में भी कोई ख़ास मुझे नहीं दिख रहा है। 2-4-5 हज़ार वोट ले आए तो बहुत है, क्योंकि वहाँ उन्होंने डॉक्टर के रूप में उनको प्रस्तुत किया था कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और वो झोला छाप डॉक्टर निकल गए। जी, ये तो हुई पीके की पार्टी की बात, लेकिन सर कहा जा रहा कि पीके की पार्टी ने आज, जैसा कि आपने भी कहा, बेलागंज में आरजेडी की स्थिति पतली कर दी है और सुरेंद्र यादव का गढ़ जो है वो उसकी जो नींव है वो हिल रही है। देखिए, बेलागंज में, और बेलागंज हो चाहे रामगढ़ हो, इमामगंज हो या तरारी हो, चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए कड़ी परीक्षा की घड़ी है। और बेलागंज खासकर, क्योंकि बेलागंज में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है और वो पर्सनल उनका भी अपना वोट है जो कैंडिडेट है, तो वो जितना वोट काटेंगे उतना सुरेंद्र यादव के लिए नुकसानदेह होगा आरजेडी के लिए, क्योंकि वो आरजेडी का वोट ही काटेंगे। और बच गया वोट आपको जनता दल यू का। जनता दल यू सिंगल बेला में ही चुनाव लड़ रहा है, और बेला अगर जदयू हारता है तो जदयू में बेलागंज में जदयू को अपर कास्ट वोट नहीं देगा तो उनकी हार होगी। अगर अपर कास्ट वोट उनको मिल जाता है बेलागंज में तो जदयू इस बार चुनाव जीत सकता है। अगर नहीं जीतेगा तो समझिए कि एनडीए गठबंधन के लिए भी खतरे की घंटी होगी। बेलागंज चुनाव अगर जदयू हारता है तो एनडीए गठबंधन मुझे लगता है कि टूट के कगार पर जा सकता है, क्योंकि एक मैसेज चला जाएगा कि भाई अपर कास्ट वोट जब नीतीश कुमार को नहीं दे रहे हैं। बेलागंज जदयू हार जाता है और बाकी जगह इमामगंज अगर हम जीत जाती है, तरारी भाजपा जीत जाती है, फिर रामगढ़ अगर भाजपा जीत जाती है, तो एक मैसेज आएगा कि अपर कास्ट वोट भाजपा को तो दे रहे हैं लेकिन नीतीश को नहीं दे रहे हैं, जिसमें कि सच्चाई है। लोकसभा हो विधानसभा हो, अपर कास्ट नीतीश से नाराज चल रहे हैं।
तो ये समझिए कि एनडीए के लिए परीक्षा की घड़ी होगी, बेलागंज खासकर। जी जी जी। और उसमें एक कमी जनता दल यू ने कर दिया है। हम्म, हम्म, भूमिहार समाज ऐसे ही नीतीश कुमार से नाराज है, जो कि वोट नहीं दे रहे हैं। और जो कि अशोक चौधरी, जिन्होंने भूमिहारों के खिलाफ जहानाबाद में जाके टिप्पणी की थी, उन्हें ही वहाँ चुनाव प्रभारी बनाकर भेज दिया, वहाँ कमान संभाले हुए हैं। तो वहाँ के भूमिहार समाज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है अशोक चौधरी को लेकर के। जी और भूमिहार समाज किधर जाता है वो तो लास्ट में तय होगा, क्योंकि भूमिहार समाज करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। तो अभी तो वो लोग अपना मौन है, कोई प्रशांत किशोर के साथ घूम रहा है, कोई सुरेंद्र यादव के साथ घूम रहा है, कोई जदयू के साथ घूम रहा है। लेकिन लास्ट डे डिसीजन होता है भूमिहार समाज का कि किधर वोट जाएगा। अब वो तय करेगा, वो जदयू को वोट देते हैं कि आरजेडी को देते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे को देते हैं। जिधर जाएंगे भूमिहार समाज के लोग, उधर अगर जदयू की तरफ जाते हैं तो जदयू जीत सकता है, अगर प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे तो प्रशांत किशोर तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास कोई वोट है नहीं। तो वो है कि उनको एक संजीवनी मिल जाएगी कि चलो अपर कास्ट वोट ने हमको वोट दिया और 20,000 25,000 वोट हमको आ गया, तो बड़ी उपलब्धि एक होगी प्रशांत किशोर के लिए, जी पांडे के लिए। बात और करें- आरजेडी के लिए तो है कि आरजेडी अगर वो सीट हार जाती है तो उसके लिए तो भाई समझिए कि डूब मरने वाली बात होगी, क्योंकि जब 10 में भी सुरेंद्र यादव चुनाव नहीं आ रहे थे, जब आरजेडी 22 सीट पर आई थी। लेकिन समीकरण वहाँ पूरा उलट पुलट हो चुका है, या तो आरजेडी जीतेगी या जदयू। प्रशांत किशोर तो बस वोट कटवा के रूप में वहाँ रहेंगे। अब आ जाइए तरारी। तरारी में माले के कैंडिडेट है और भाजपा के कैंडिडेट हैं और प्रशांत किशोर के। तो वहाँ लड़ाई मुझे लगता है कि भाजपा और माले में है। वहाँ प्रशांत किशोर वोट कटवा के अलावा और कुछ नहीं है। और माले भी अच्छी लड़ाई दे रहे हैं और भाजपा के लोग भी अच्छी लड़ाई दे रहे हैं भाजपा को, क्योंकि भाजपा को अपर कास्ट का टोटल वोट मिल रहा है वहाँ। जी साथ में पिछले बार माले कैंडिडेट बैस समाज से थे, तो बैस का भी वोट माले को मिला था। इस बार वहाँ से बैस समाज के कैंडिडेट नहीं है, तो बैस का वोट हो सकता है अगर भाजपा की तरफ चला गया, वहाँ सुदामा प्रसाद अगर वहाँ वोट माले को दिलाने में बैस का कामयाब होते हैं तो वहाँ तरारी सीट माले जीत सकती है, नहीं तो वहाँ भाजपा का पलड़ा भारी है। क्योंकि सुनील पांडे उस समय वो रणवीर सेना और उधर जो बाहुबलियों का जो गढ़ था, मतलब तरारी क्षेत्र में सुनील पांडे एक अपराधी रहे हैं, बाहुबली माने जाते थे, और उनका एक उनके बेटे को टिकट मिला है। तो वहाँ अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई होती है, दलितों वर्सेस अपर कास्ट की। तो माले दलितों का प्रतिनिधित्व करता है और अपर कास्ट का प्रतिनिधित्व भाजपा करती है, रणवीर सेना करती थी, जो कि सुनील पांडे उधर ही पांडव गिरोह थे, यही सब में रहते थे। तो वहाँ हार जीत तय होगी, या तो भाजपा या माले, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बार भाजपा की वहाँ बन रही है। जी आप चले आइए रामगढ़। तो रामगढ़ में एक नाराज़गी है आरजेडी से लोगों को। जगतानंद सिंह ने परिवारवाद ही वहाँ, चूँकि 90 के बाद से जगतानंद सिंह वहाँ से थे, उसके बाद उनका बेटा, फिर एक बेटा एमएलसी में, एक बेटा एमएलए, एमपी का चुनाव में भी फिर बेटा, फिर एमएलए का चुनाव हुआ तो फिर बेटा। तो लोगों में एक नाराज़गी है कि भाई जो करेगा जगतानंद का ही परिवार करेगा, बाकी कोई नहीं। तो एक इस बात को लेकर नाराज़गी है। प्लस भाजपा के वहाँ पे कैंडिडेट हैं, तो और मालिक ये बसपा के, तो बसपा से यादव कैंडिडेट वहाँ हो गए हैं। तो वहाँ दलित वोट जो है बसपा का, वो बसपा को जाता है 25 से 30,000। प्लस यादव वोटों का झुकाव इस बार बसपा के साथ है, क्योंकि यादव कैंडिडेट है। तो अगर यादव वोट पूरी तरह से झुकाव हो जाता है तो बसपा का पलड़ा भारी वहाँ दिख रहा है और चुनाव बसपा जीत सकती है। और मुझे लगता है कि वहाँ बसपा और भाजपा में लड़ाई हो गई है। आरजेडी मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पर चले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप चले आइए इसके बाद आप इमामगंज में भी परिवारवाद का झंडा बुलंद हो रहा है। जीतन राम मांझी, उनका बेटा, समधिनी, फिर बहू, तो वहाँ भी परिवारवाद को लेकर लोगों में नाराज़गी है। और आरजेडी ने भी वहाँ से मांझी कैंडिडेट दिया है, तो मांझी वोट टूटने की संभावना है। प्लस ये प्रशांत किशोर ने पासवान कैंडिडेट दे दिया है, तो जो एनडीए का वोट माना जाता है, अगर पासवान वोट वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं 5-10 हज़ार भी, तो वहाँ आरजेडी की जीत की संभावना बन सकती है। वहाँ आरजेडी का एक सीट वो लग रहा है कि निकल सकता है, नहीं तो वहाँ
आरजेडी और हम में मुकाबला है। जीतन राम मांझी चूँकि केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बेटा भी यहाँ मंत्री है, तो झुकाव मांझी समाज का उनके तरफ रहेगा, लेकिन लड़ाई वहाँ कांटे की होगी और हार जीत का अंतर बहुत ही कम हो सकता है। तो एक तरह से कहें तो इमामगंज में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, मांझी जी को निराश करने वाले भी हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इमामगंज में जीतन राम मांझी जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इमामगंज ही नहीं, 4 जो विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, चारों विधानसभा क्षेत्रों में 4 परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बेला में सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहाँ उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। रामगढ़ में जगतानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहाँ उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तरारी में सुनील पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वहाँ उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। तो सभी पार्टियाँ, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, सभी पार्टियों में परिवारवाद हावी है और परिवारवाद को लेकर चारों उपचुनाव में 4 परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जी जी जी। और जनता जो है मशीन का वोटिंग मशीन का बटन दबाने को मजबूर है, इन्हीं चारों में से किसी को चुनना है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए वहाँ पर परिवारवाद में नाराज़गी एक इमामगंज में देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी हैं, उनके बेटे भी हैं, बहू भी हैं। सुरेंद्र यादव को लेकर है कि लगातार 7 बार से जीत रहे हैं, एमपी भी वही बनेंगे और एमएलए भी बेटा बनेगा, तो वर्कर कहाँ जाएगा। यही कारण देख रहे होंगे कि वहाँ राजद के जो उपाध्यक्ष थे जिला परिषद के, और बिंदी यादव के भाई थे, मनोरमा देवी के देवर थे, वो आरजेडी में थे, वो छोड़ करके चले गए। तो मनोरमा देवी थोड़ा मजबूत हुई, तो वहाँ परिवारवाद को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। रामगढ़ में जगतानंद सिंह को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है कि भाई सब कुछ उन्हीं को चाहिए, जगतानंद सिंह अध्यक्ष रहेंगे, वही एमपी रहेंगे और उनका बेटा एमपी होगा, एक बेटा विधान परिषद लड़ेगा, फिर एक बेटा एमएलए लड़ेगा, तो वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन परिवारवाद तरारी में भी है, लेकिन तरारी में उतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि सुनील पांडे चुनाव हारे हुए थे, वो कुछ नहीं थे और वो थे जनता दल यू में थे, जनता दल में थे, पहले लोजपा में भी कभी रहे थे, सभी पार्टियों में, अभी वो भाजपा से लड़े हैं। तो वहाँ उतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं है अपर कास्ट की तरारी में। जी जी। चूँकि सुनील पांडे हारे हुए हैं, तो वहाँ उनके बेटे को चुनाव लड़ा, तो लोग एक देख रहे हैं कि अपराधी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा नहीं होती है। आखिर क्या वजह है संतोष जी की जब एक ही परिवार के लगातार पहले बाप, बेटा, फिर बेटा, मतलब नंबर एक परिवार से कभी हटता नहीं, इसकी वजह क्या है? आखिर क्या मजबूरी होती है? जैसे अगर हम बात करें कि तेजस्वी यादव की ऐसी क्या मजबूरी थी कि पहले जो है जगतानंद सिंह, उसके बाद सुधाकर सिंह, फिर सुधाकर सिंह और अब उनके भाई अजीत सिंह। देखिए, चूँकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शुरू से आरजेडी के प्रति उनकी वफादारी रही है लगातार, कितना भी लोग पार्टी तोड़े, इधर उधर गए, वफादारी का इनाम मिला। तो वफादारी उनकी रही है आरजेडी के प्रति। बहुत लोग आए गए, लेकिन वो आरजेडी से जुड़े रहे। बेटा उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि भाई जब वो एमपी बने थे 2004 में, एमपी बने थे 4 या 9 में भी बने थे, तो जब एमपी बने थे तो उपचुनाव हुआ था, तो उनका बेटा भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ गया था, तो जगतानंद सिंह वहाँ कैंप करके अपने बेटे को चुनाव हरवाया था उन्होंने। जगतानंद सिंह वहाँ कैंप किया था, जगतानंद सिंह ने, 2009 की बात है जी। और कैंप करके उन्होंने वहाँ अपने बेटे को चुनाव हराया था कि भाई लोग क्या कहेगा कि बाद दूसरी पार्टी से बेटा को चुनाव जितवा दिए, और आरजेडी को वहाँ उन्होंने चुनाव जितवाया था। जब ऐसी बात थी तो जगतानंद सिंह को अभी भी सोचना चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे कि कई बार से हमारा ही परिवार के लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक होता है, फेज आता है एक समय के साथ, एज फैक्टर हो जाता है, और एक समय के बाद बच्चों के आगे पिता लाचार हो जाता है और बच्चा के परिवार के दबाव में, बच्चा पत्नी सबके दबाव में काम करने लगता है। चाहे अभी कोई भी पुराने नेता, लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, जो भी आप 70-75 से ऊपर वाले, सब बच्चों के आगे मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्थिति है। तो बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव में 4 परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और
कहाँ के नतीजे क्या होंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।